सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपोजी क्लासेस। द की टू विनिंग इज बिगिनिंग। तो हम लोग देख रहे हैं आरसीसी। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। द सब्जेक्ट इज डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ओके, आज का दिन है लेक्चर 2। कल के दिन में हम लोगों ने जाना था इंट्रोडक्शन, क्या क्या इंट्रोडक्शन है, फलाना धमाका, सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी थी। और ये सब पढ़ रहे हैं हम लोग एक पेड बैच में। ठीक है, और जिसके नीचे मैंने ना सारी चीजें आप लोगों को लिख दिया है, कोर्स कैसे कैसे और कब कब कंप्लीट होगा और क्या क्या चैप्टर्स है। ठीक है, कल सिलेबस की बात कर ली थी। कल कुछ बेसिक बेसिक बातें हम लोगों ने कर ली थी कि व्हाट इज आरसीसी के बारे में बेसिक बेसिक बातें की थी। और ये आप लोगों को कल का 2 मिनट का रिवीजन लेते हैं, फिर आगे क्या पढ़ेंगे आज हम बता देते हैं। ठीक है, तो देखो आज हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं वो पहले जान लेते हैं, फिर रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। ठीक, आज देखो आज क्या पढ़ने वाले हैं ना, आज हम लोग थोड़ा सा प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बारे में पढ़ा था। तो कल ग्रेड के बारे में बात कर ली थी कि व्हाट अबाउट ग्रेड क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होती है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर टाइप ऑफ स्टील क्या होता है वो सारी बातें देख करके और फिर डिजाइन फिलोसफी देख करके सब चीजें खत्म कर देंगे। ठीक है, यानी कोशिश करेंगे कि पहले चैप्टर का कुछ कुछ पार्ट खत्म हो जाए। ठीक है, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो देखो कल हम लोगों ने कहा था, कल हम लोगों ने एक सिंपल सी बात की थी कि हमारे पास, हमने कहा था कि आरसीसी होता है। ठीक है, आरसीसी में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, जिसे प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हो, और दूसरा आप बोलते हो कि स्टील। ठीक है, स्टील, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाएगी? आरसीसी बन जाएगी। इसके बाद प्लेन सीमेंट कंक्रीट के कुछ इंग्रेडिएंट की बात की थी। एक कहा था कि बाइंडिंग मटेरियल, क्या कहा था? बाइंडिंग मटेरियल होता है। फिर इसमें कहा था हम लोगों ने एग्रीगेट होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने कहा था कि इसमें वाटर डाल दो। ठीक है, तीन चीजें डाल दो, तीन या चार चीजें बोली थी बेसिकली। एग्रीगेट को दो पार्ट में बांट दिया था आपने, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, और साथ में क्या डाल दिया था? वाटर। ये सब डालने के बाद क्या बन गया था? सीमेंट, हमारी पूरी की पूरी सीमेंट कंक्रीट बन गई थी। ओके, सीमेंट कंक्रीट बनने के बाद फिर कुछ नहीं। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट बनने के बाद हम लोगों ने बात की थी कि स्टील की भी बात बाद में करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद हमने कहा था कि जो सीमेंट होता है उसको 1:, ठीक है, ऐसे 1:2:4 लिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कोर्स एग्रीगेट की, और ये बात कर रहे हैं फाइन एग्रीगेट की। ठीक है, इसके बाद यहीं पे हम लोगों ने बात की थी कि सीमेंट जो होती है ना, सीमेंट दो टाइप की होती है, मतलब सीमेंट को मिलाने के आधार पे या कंक्रीट को मिलाने के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। ठीक, कौन कौन सा? एक तो साधारण मिक्स कंक्रीट, जिसे हम लोगों ने नॉमिनल मिक्स कंक्रीट बोला था। क्या बोला था? नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। इसमें कौन कौन से ग्रेड आते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि M5, M7.5, M10 और M15 और M20। ठीक है, 1.5 नहीं, वो रेशियो होता है। ठीक है, रेशियो में बताया था, इसका रेशियो 1:6:12 होता है। ठीक है, इसका रेशियो 1:4, ठीक है, 1:4:8। ठीक है, इसका रेशियो, इन लोगों के रेशियोज की बात आप लोगों की थी। ठीक है, 1:4:8 इसका रेशियो बताया था, और इसका रेशियो बताया था क्या? 1, ठीक है, 1:3:6। क्या बताया था? 1:3:6। और इसके बाद इसका रेशियो क्या बताया था? 1:2:4, और फिर 1:1:5 और 3, ये रेशियो बताए थे इसके बारे में। ठीक है, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट के बारे में। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट की बात की अगर हम बात करें, ठीक है, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट की बात हो गई। ठीक, इसके बाद फिर हम लोगों ने किसकी बात की थी, है ना? वो लगा लो लीड। ठीक है, तो देखो नॉमिनल मिक्स कंक्रीट की बात कर ली थी। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट की बात अगर हम लोगों ने करने के बाद फिर हम लोगों ने किसकी बात की थी? नहीं बंद होगी, उसको क्लास को बंद ही कर दो। ठीक है, पढ़ा रहने दो। हो गई, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने क्या, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट की बात कर ली। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट की बात करने के बाद हमने डिजाइन मिक्स कंक्रीट की बात की थी। ठीक है, और इसमें क्या बताया था? बहुत सिंपल सी चीज बताई थी कि नॉमिनल मिक्स कंक्रीट को हाथ हाथ से मिलाते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेंथ मिले जो ये लिखा हुआ ग्रेड है। ठीक है, इसमें बात की थी एम जो होता है मिक्स को दिखाता है, और 5 का दिखाता है उसकी स्ट्रेंथ को दिखाता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। ठीक है, या फिर किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर, यहाँ तक की बातें हम लोगों ने कर ली थी। फिर हम लोगों ने डिजाइन मिक्स कंक्रीट की बात की थी। किसकी बात की थी? डिजाइन मिक्स कंक्रीट की। और डिजाइन मिक्स कंक्रीट में हम लोगों ने क्या कहा था कि ये जो होता है ना, इसको बेसिकली 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, इसमें वही स्ट्रेंथ मिलेगी जो हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो डिजाइन मिक्स कंक्रीट की बात की थी, और डिजाइन मिक्स कंक्रीट में हम लोगों ने क्या कहा था कि 3 तरह की स्ट्रेंथ की बात की थी। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू BIS IS 456 2000 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है।
कौन कौन से 3 पार्ट बताए थे मैंने? तो सिंपल, सबसे पहला नॉमिनल मिक्स, क्या बताया था? नॉमिनल मिक्स। नॉमिनल मिक्स में यहां से लेके यहां तक की तीनों की तीनों आती हैं, ठीक है। नॉमिनल मिक्स के बाद था स्टैंडर्ड मिक्स कंक्रीट, क्या बताया था? स्टैंडर्ड मिक्स कंक्रीट, ठीक है। स्टैंडर्ड मिक्स कंक्रीट। स्टैंडर्ड मिक्स कंक्रीट में ये कहा था कि M25 से लेकर के M65 तक, 60 तक, ठीक है, M60 तक जाएगा। इसके बाद फिर कहा था कि हाई, ठीक है, उच्च सामर्थ्य कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में क्या बताया था? हाई स्ट्रेंथ 160 नहीं, हाई स्ट्रेंथ M60 से लेकर के 100 तक, M100 तक के बीच की पूरी सीमेंट कंक्रीट आ जाएगी, ठीक। अब इसके आगे, ठीक है, इसके आगे क्या, एक छोटी सी हेडिंग डालो, कंक्रीट ग्रेड। क्या हेडिंग डालो? कंक्रीट ग्रेड। देखो कंक्रीट ग्रेड जो होता है ना, कंक्रीट ग्रेड क्या होता है उसके बारे में बता देते हैं, फिर लिखवा देते हैं, ठीक। जैसे देखो, अगर हमारे पास कहीं लिखा है M30, क्या लिखा है? M30, तो इस M30 का मतलब क्या है? इस M का मतलब है मिक्स, और इस 30 का क्या मतलब है? ठीक है, 30 का क्या मतलब है? 28 दिन की तराई के बाद, 28 दिन की तराई के बाद, ठीक है, 150 mm, ठीक है, गुणे 150 mm, गुणे 150 mm, है ना, कंक्रीट के क्यूब, कंक्रीट के क्यूब या घन बोल लो, ठीक है, के घन या क्यूब, क्यूब की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, अभिलाक्षणिक, अभिलाक्षणिक, ठीक है, सामर्थ्य। समझ में आया क्या? सामर्थ्य, इसे बोलते हैं M30। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो देखो, जो ये 30 है ना, इसको FCK से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? FCK। और FCK का मतलब क्या है? 28, है ना। FCK का मतलब क्या है? 28 दिन की क्यूब की अभिलाक्षणिक संपीड़न सामर्थ्य। तो सामर्थ्य भी कौन सी? अभिलाक्षणिक संपीड़न सामर्थ्य। कौन सी कहो? संपीड़न सामर्थ्य, ठीक है। संपीड़न सामर्थ्य का मतलब क्या? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स कंपैरेटिव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ 150 mm, 150 mm, 150 mm क्यूब, ठीक है। क्लियर? आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग। बात समझ में आया क्या? क्लियर? या फिर एफसीके को, एफसीके को अगर बोलना चाहोगे तो क्या बोलोगे? कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इस कंप्रेशन स्ट्रेंथ, कंप्रेशन, कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ऑफ कंक्रीट क्यूब, कंक्रीट क्यूब, ठीक है, आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग, 28 डेज क्यूरिंग। क्यूरिंग का मतलब पता है? तराई। बात समझ में आया क्या? क्लियर? तो अब कंक्रीट ग्रेड में हेडिंग डाली, एक लाइन लिखो फटाक से, कंक्रीट की ग्रेडिंग, कंक्रीट की ग्रेडिंग, फटाक से लिखो, कंक्रीट की ग्रेडिंग, कंक्रीट की ग्रेडिंग, ठीक है, कंक्रीट की ग्रेडिंग उसके 28 दिन की सामर्थ्य की, उसके 28 दिन की सामर्थ्य की अकॉर्डिंग करते हैं, उसके 28 दिन की सामर्थ्य के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, उसके 28 दिन के सामर्थ्य के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक। क्लियर? अब ये पॉइंट नोट कर लो फटाक से। ये जितना लिखा है नोट कर लो, इसके बाद फिर नोट डलवा के कुछ बातें लिखवाते हैं। लिख लिया? चलो अब देखो कुछ नोट पॉइंट की बातें करते हैं फटाफट इधर, कि उससे रिलेटेड कुछ बातें, ठीक है, जो याद रखना, जो हमें IS कोड 456/2000 बताता है, ठीक है। कुछ लोगों ने IS कोड 456/2000 डाउनलोड करके देखा होगा, नहीं देखा है मजे करो, ठीक है, जरूरत है कि तो देखना, और क्या। इधर देखो नोट, क्लियर? नोट कौन कौन से नोट हो सकते हैं? तो इधर देखो, नोट की अगर हम बात करते हैं ना,
तो सबसे पहली चीज ना, अगर आप आरसीसी में कंक्रीट को यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो? आरसीसी। आरसीसी बोले तो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बना रहे हो, तो मिनिमम ग्रेड जो होगा ना, मिनिमम मिनिमम ग्रेड ग्रेड की जो कंक्रीट यूज करोगे वो M20 यूज करोगे, इससे कम नहीं यूज करते हैं। ठीक है, और आरसीसी जो यूज होना चाहिए कितना होना चाहिए? M20 ग्रेड की यूज करते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चाहे जहां नहीं, नॉमिनल कंडीशन में, नॉमिनल कंडीशन जैसे आप नॉर्मल कंडीशन में यूज कर रहे हो तो ठीक है। अगर आप सॉल्टी वाटर में यूज कर रहे हो या सी वाटर में यूज कर रहे हो, कहाँ यूज कर रहे हो? सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर है ना, या फिर सी वाटर, समुद्री जल में। ठीक है, समुद्री जल में कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, जल में, तो उसके लिए कितना ग्रेड होगा? M30 होगा। क्लियर? M30 ग्रेड से कम की यूज ही नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्लियर? चौथा क्या है? अगर प्री स्ट्रेस की बात करते हैं, किसकी? प्री स्ट्रेस कंक्रीट, है ना। आप अगर प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात कर रहे हैं, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट, इसमें अगर बात कर रहे हो तो इसमें भी M30 चाहिए मिनिमम ग्रेड। और अगर आप पोस्ट स्ट्रेस कंक्रीट की बात कर रहे हो, आप कहोगे ये सब क्या लिख रहे हैं, ठीक है, पोस्ट स्ट्रेस कंक्रीट की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए चाहिए M40। बात समझ में आया? मिनिमम ग्रेड। अब कहोगे ये सब क्या है, तो देख भैया, दो तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आईएस कोड ने एक टेबल बनाई है पूरी की पूरी। ठीक है, पीसीसी के लिए क्या होगी, आरसीसी के लिए क्या होगी, तो वो कंक्रीट में पढ़ते हैं हम। ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। ठीक है, फिर कवर की बात कर दी गई है। ठीक है, M20, 25, 30, 35, 40, ठीक है, 45, 50, ठीक है, दो अलग अलग की बातें हैं। तो वो सारी बातें छोड़ दो, बस इतना देखो, प्री स्ट्रेस का कंक्रीट का क्या मतलब होता है? जो आपको रेलवे के स्लीपर देखे आपने, रेलवे के स्लीपर, स्लीपर मतलब जो रेलवे के कंक्रीट के बने हुए, जिसके ऊपर पटरी, जिसके ऊपर रेल रखी होती है, पटरी को, ठीक है, आप अपनी भाषा में, इंजीनियरिंग लैंग्वेज में रेल बोलते हैं। समझ में आया? तो रेल रखी होती है, ठीक, तो उसे स्लीपर बोलते हैं। वो कैसे बनाए जाते हैं पता है? उसमें पहले तार को लेते हैं, पहले से ही खींच देते हैं, तो खींच दिया तो तार में स्ट्रेस आ गई, इसके बाद उसकी ढलाई कर दी, ढलाई करने के बाद तार को काट दिया, मतलब पहले तार खींच दिए सांचे के, सांचा एक लिया, सांचे के तार रखे सांचे में, मतलब वही स्टील वायर रखे, और स्टील वायर को खींच दिया कस के। ठीक, अब स्टील वायर को खींच दिया तो खींचने के लिए जैक लगा के खींच दिया, और जैक पे फिक्स कर दिया। अब उसमें कंक्रीटिंग कर दी, और फिर जैक से तार काट दिया। अब वो स्ट्रेस होंगे, तो पहले से वो स्ट्रेस थे, पहले से वो टेंसाइल स्ट्रेस थे, जब कंक्रीट ढाल दिया आपने और फिर उन्हें काटा, तो वो प्री स्ट्रेस हो गए ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? प्री स्ट्रेस। और पोस्ट स्ट्रेस क्या होते हैं? जो आपके पुल वगैरह बनते हैं, ब्रिज वगैरह बनते हैं, उनमें स्ट्रेस, पोस्ट स्ट्रेस करते हैं, मतलब पहले कंक्रीट को ढाल लेते हैं, छोटे छोटे होल छोड़ते हैं, उधर से वायर डाल के, इधर से वायर डाल के, जैक लगा के खींचते हैं। समझ में आया? तो उसमें वो खींच करके उन तारों को टाइट करके बांध देते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? पोस्ट पोस्ट स्ट्रेस। ठीक है, पोस्ट टेंशनिंग स्ट्रेस। हाँ, फायदा होता है, बहुत सारा फायदा, अभी सिखाएंगे धीरे धीरे, इतनी जल्दी थोड़ी फायदा सीख लोगे, दो लाइनें जान के थोड़ी सीख जाओगे, सारी बातें समझ में आएगी। इतनी बात समझ में आ गई तो ये चारों पॉइंट नोट कर लो, नोट डाल के। इसके बाद अभी हमने यहाँ पे एक शब्द बोला है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य ये क्या होती है वो बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य क्या होती है, जल्दी से नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं। देखो, कुछ भी समझ में ना आए तो बता देना, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में चिपका देना, बिल्कुल आपकी हेल्प की जाएगी। लिखे, हेडिंग डालो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। लिखना शुरू करो, पहले लिखो फिर समझाते हैं। किसी कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, किसी कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य
किसी कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, किसी कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य वह है जिस पर 95% टेस्ट रिजल्ट, 95% टेस्ट रिजल्ट, जिस पर 95% टेस्ट रिजल्ट, ठीक है, 95% टेस्ट रिजल्ट पास कर जाएं, 95% टेस्ट रिजल्ट पास कर जाएं और 5% से और 5% से, ठीक है, अधिक टेस्ट रिजल्ट फेल ना हो, अधिक टेस्ट रिजल्ट फेल ना हो। नहीं समझ में आया? देखो ठीक है, देखो हमने आप लोगों को एक बात बताई थी क्या, कंक्रीट का कंप्रेशन टेस्ट करने की, ठीक है, कंक्रीट का संपीड़न, ठीक है, संपीड़न सामर्थ, ठीक है, सामर्थ्य टेस्ट करना, ठीक, कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य टेस्ट करना, ठीक। कैसे टेस्ट होता है तो सुनो, एक बात बताई थी आप लोगों को कल कि कंक्रीट का संपीड़न सामर्थ्य टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, पहले जो भी मिक्स हमें दिया रहता है, जैसे मान लो M20 दिया है, ठीक, तो M20 का ग्रेड होता है 1, 1.5 और 3, ये इसका रेशियो होता है। तो इस रेशियो में हमने चीजों को मिला लिया, मिलाने के बाद उससे कंक्रीट बना ली, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो सब कुछ दिया होगा, उससे हम लोग 150 mm के 150 mm के क्यूब बनाएंगे, 150 mm के क्यूब बनाएंगे, ठीक है, मान लो 6 बनाए, 3 बनाए, जो भी बनाए छोड़ दो, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कितने बनाएंगे, पर इधर देखो 150 mm के क्या बनाएंगे, क्यूब, 150 mm यानी 15-15 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये टेस्ट आप लोग कंक्रीट में पढ़े होंगे, ठीक, 15-15 सेंटीमीटर के हमने क्यूब बनाए, बहुत सारे क्यूब बनाए, जितने भी बनाने बना लिए। क्यूब टेस्ट करना है भाई, टेस्ट करने में बहुत सारे कई सारे सैंपल लगते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये जो क्यूब बन गए 15-15 सेंटीमीटर के, अब इन क्यूबों का क्या करेंगे, 28 दिन तक तराई करने के बाद इनका टेस्ट करेंगे, ठीक, कंप्रेसिव स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर से लगाएंगे, एक फोर्स नीचे से लगाएंगे, मतलब नीचे रख करके ऊपर से कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, ठीक है। अब फोर्स लगाए तो ऐसा एक ही टेस्ट नहीं तैयार करेंगे, कम से कम बहुत सारे, 5 सैंपल, 10 सैंपल, 15 सैंपल, जितने सैंपल बनाने आप बना लो, बना के टेस्ट करो। टेस्ट करने के बाद आपको ये ग्रेड बता रहा है ना कि इसकी कम से कम जो मिनिमम सामर्थ्य है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम सामर्थ्य 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर आनी चाहिए ना, मिनिमम स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कि आपने 100 क्यूब, तो 100 क्यूब ऐसे होने चाहिए, 100 में से 95 क्यूब ऐसे होने चाहिए जिनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज्यादा हो, 95 क्यूब ऐसे होने चाहिए जिनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज्यादा हो, ठीक, 95, अगर 100 है तो, और अगर 100 से कम होंगे तो परसेंटेज निकाल लोगे, अगर 50 होंगे तो परसेंटेज निकाल लोगे, ठीक है। कितने परसेंट ऐसे आए हैं, 50 में से कितने परसेंट ऐसे आए हैं जो 20 न्यूटन पर स्क्वायर से ज्यादा स्ट्रेंथ है, बाकी कम है, क्योंकि देखो जब टेस्ट करोगे ना तो एक की टेस्ट किए, मान लो एक की 20 न्यूटन पर स्क्वायर निकली, एक की 21 निकली, एक की 25 निकली, एक की 24 निकली, एक की 22 निकली, एक की 23 निकली, ठीक है। तो ऐसे करने का क्या मतलब है कि आप ये चेक कर लो कि 20 न्यूटन पर स्क्वायर से ज्यादा कितने हैं, ठीक है। अगर वो नंबर में 95% से ज्यादा है तो उस जो आपने कंक्रीट बनाई है उसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य M20 है, ठीक। और दूसरा क्या, 5% से कम, 5% से कम ही क्या होने चाहिए, फेल होने चाहिए, समझ में आया? मतलब ऐसा हो 100 बनाए तो 100 में से 5 ही ऐसे हो, कम से कम 5 ही ऐसे हो जिनकी सामर्थ्य 20 न्यूटन से कम हो, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। 95% वहां कर रहे हो तो 5 ही तो बचे हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर? तो इसी सामर्थ्य को क्या बोलते हैं, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य बोलते हैं, समझ में आया क्या? ठीक, अब हेडिंग डालो अभिलाक्षणिक भार, क्या हेडिंग डालो, अभिलाक्षणिक भार, ये क्या होता है? अभिलाक्षणिक भार का क्या मतलब होता है ना, देखो
जब आप कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे होते हो, जब आप किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे होते हो, तो आप कभी ये सोचते हो कि उसके ऊपर कितना लोड आएगा? या नाप तो पाओगे नहीं, क्योंकि बिल्डिंग तो बनी नहीं है। तो हम ये ऐसा मान के चलते हैं कि अभिलाक्षणिक वो भार है, अभिलाक्षणिक भार बिल्डिंग पे आने वाला वो भार है ना, चाहे मतलब वो लोड है या वो भार है जो कि जिसकी ये जिसमें 90% 95% ये संभावना है, क्या 95% ये संभावना है कि इससे ज्यादा तो लोड बिल्डिंग पे इसके पूरे जीवन काल में नहीं आएगा। समझ में आया? बिल्डिंग के पूरे सर्विस पीरियड में 95% चांसेस ऐसे हैं, संभावना ऐसी है कि इससे ज्यादा लोड नहीं आ सकता। वो ही भार क्या कहलाता है? अभिलाक्षणिक भार कहलाता है। बात समझ में आ गया क्या? क्लियर? अब 5% में आ गया तो भाई क्या कर सकते हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना? तो ठीक है, हेडिंग डालो अभिलाक्षणिक भार और लिखो अभिलाक्षणिक भार, लिखो फटाक से इसके बारे में। यह लोड की वह वैल्यू होती है, यह लोड की वह वैल्यू होती है, यह लोड की वह वैल्यू होती है, यह लोड की वह वैल्यू होती है जिसमें 95% संभावना है कि, जिसमें 95% संभावना है कि है कि है कि स्ट्रक्चर की पूरी लाइफ के दौरान, स्ट्रक्चर की पूरी लाइफ के दौरान, पूरी लाइफ के दौरान इससे अधिक लोडिंग नहीं होगी, इससे अधिक लोडिंग नहीं होगी। ठीक है, इसको F से लिखते हैं, इसको F से दिखाते हैं। ठीक, कई बार ये दोनों जो दोनों परिभाषा लिखाई है ना, ये आपके पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, इसे F से दिखाते हैं। ये परिभाषा पेपर में नहीं पूछी जाएंगी, तो आरसीसी का प्रैक्टिकल होगा आपका। ठीक है, एग्जामिनर बहुत प्यार से पूछता है ये। ठीक है ना? चलो अब हेडिंग डालो कंक्रीट की सामर्थ्य। क्या हेडिंग डालो? कंक्रीट की सामर्थ्य। प्रकार से सामर्थ्य हो सकती है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, ओके। ठीक, देखो जो कंक्रीट होती है ना, कंक्रीट, कंक्रीट की सामर्थ्य, ठीक है, सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब हम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करें ना, तो कंक्रीट में कई तरीके की स्ट्रेंथ होती है। ठीक, जैसे बेसिकली एक एक करके मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, जैसे सबसे पहली आती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या आती है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बोले तो संपीड़न सामर्थ्य। क्या बोलते हैं? संपीड़न सामर्थ्य। ठीक है, ठीक। दूसरी क्या आती है? अभी लिखना नहीं, जब मैं लिखने कहूंगा तब लिखना। ठीक है, संपीड़न सामर्थ्य हेडिंग डाल के छोड़ दो। दूसरी क्या आती है? तनन सामर्थ्य या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर? ओके, तनन सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य। ठीक है, तीसरी, तीसरी क्या आती है? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, आनमन सामर्थ्य। अब कहोगे ये क्या पढ़ा दिया आपने? ठीक है, फ्लेक्सुरल, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। ठीक है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बोले तो आनमन सामर्थ्य। ठीक है, चौथा, अगर हम चौथे की बात करते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हो गया, फिर शियर स्ट्रेंथ, कर्तन सामर्थ्य। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ। कल एक बात बताई थी, स्ट्रेंथ और स्ट्रेस में डिफरेंस पता है ना? ये कंक्रीट और आरसीसी पढ़ने के लिए बात बहुत ज्यादा जरूरी है। कर्तन सामर्थ्य। ठीक है, इसके बाद एक आती है बॉन्ड सामर्थ्य। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या आती है? बॉन्ड स्ट्रेंथ, या इसको बोलते हैं बंधन सामर्थ्य। ठीक है, क्या बोलते हैं? बंध सामर्थ्य बोल दो, बंध सामर्थ्य। क्लियर? चलो अब पूरी कहानी सुनो फटाफट। क्या कहानी सुनो? देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। तो अभी टेस्ट बताया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, यही वाली चीज होती है क्या, कि कंक्रीट की देखो जो कंक्रीट होता है ना, उसकी सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो कंप्रेशन स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है? संपीड़न सामर्थ्य होती है। मतलब उसके ऊपर जितना ये दबाने वाला लोड लगाओगे ना, वो उतना सहन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी टूटेगा नहीं।
तो कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य सबसे अधिक होती है, और इसको किस टेस्ट से करते हैं? 15 सेंटीमीटर के क्यूब के द्वारा 28 दिन की तराई के बाद टेस्ट से करते हैं। क्लियर? तो इसमें बस अभी इतना ही लिख लो, लिखो फटाक से, कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हेडिंग डालो और लिखो इसमें, कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य काफी अधिक होती है, कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य काफी अधिक होती है। काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि अभी तो कंक्रीट ही पढ़ा रहे हैं, नहीं भाई आरसीसी ही पढ़ा रहे हैं, बट धीरे धीरे, ठीक है। कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य काफी अधिक होती है, ठीक है। इसको 15 सेंटीमीटर क्यूब से, इसको 15 सेंटीमीटर क्यूब से, इसको 15 सेंटीमीटर क्यूब से 28 दिन पर क्यूब टेस्ट से निकालते हैं, 28 दिन पर क्यूब टेस्ट से ज्ञात करते हैं, क्यूब टेस्ट करके ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब देखो खाली क्यूब टेस्ट ही नहीं होता है, क्यूब टेस्ट से ज्ञात करते हैं, खाली क्यूब टेस्ट ही नहीं होता है, क्यूब टेस्ट भी होता है इसके ऊपर, और इसके ऊपर हम लोग सिलेंडर का शेप बना के भी कर सकते हैं, और इसके ऊपर हम लोग प्रिज्म का भी शेप बना के कर सकते हैं। समझ में आया प्रिज्म कैसा होता है? ठीक है, खाते रहो देखते रहो, समझ में आएगा धीरे धीरे। इधर देखो अगली हेडिंग डालो, टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या डालो? टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ कंक्रीट की बहुत कम होती है, अगर कंक्रीट में तनन फोर्स लगाओगे ना फट से टूट जाएगी। मतलब कंक्रीट का बॉक्स बना लो और उसको अगर सही से पकड़ के ऐसे खींच दो, टूट जाएगी, वो स्ट्रेंथ ज्यादा होती नहीं है। तो जो कंक्रीट की तनन सामर्थ्य होती है ना, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 10 से 12%, 10 से 15% होती है। समझ में आया? 10 से 15% होती है, और ये निकालने के लिए ब्रैकेट टेस्ट करते हैं या फिर कह लो प्रिज्म टेस्ट करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हेडिंग लिखो फटा, मतलब हेडिंग डाली लिखो इसमें, कंक्रीट की तनन सामर्थ्य, कंक्रीट की तनन सामर्थ्य, इसकी संपीड़न सामर्थ्य, इसकी संपीड़न सामर्थ्य की 10 से 15% होती है। कितनी होती है? 10 to 15%, ठीक है, 15% ली जाती है, ली जाती है, ठीक है ना। कंक्रीट की तरल सामर्थ्य को निकालने के लिए प्रिज्म टेस्ट करते हैं, कंक्रीट की तरल सामर्थ्य निकालने के लिए प्रिज्म टेस्ट करते हैं, ठीक है, प्रिज्म टेस्ट करते हैं, है ना। अब हेडिंग डालो कंक्रीट मतलब फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या आनमन सामर्थ्य। क्या हेडिंग डालो? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या फिर आनमन सामर्थ्य। देखो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है? कंक्रीट की बेंडिंग में जो स्ट्रेंथ होती है ना, उसे बोलते हैं क्या? उसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। अब ये कैसे आएगी? देखो सोचो, सोचो कि जैसे मान लो ना हमारे पास में क्या थी, ये एक बीम थी। क्या थी? एक बीम। बीम कुछ ऐसी दिखती है ना। जिसको नहीं दिख रही ऐसी, वो अपने आप से कल्पना कर ले, ठीक है। इधर देखो बीम कुछ ऐसी दिखती है। अब ये बीम जो होगी कहीं ना किसी सपोर्ट पे टिकी होगी, ठीक है, पिलर पे या वॉल पे, कैसे भी टिकी हो सकती है, उससे हमसे मतलब नहीं है। ये बीम सपोर्ट पे टिकी है, ठीक। अब बीम के भी कुछ खास बातें हैं। ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का मतलब क्या होता है वाला? जो उसकी पूरी, जो उसकी एक्सिस होती है ना, सबसे लंबी वाली भुजा, ठीक है, उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है। क्लियर? अनुदैर्ध्य अक्ष हिंदी में, और कठिन हो गया। बस ऐसा समझो कि जैसे पेन है तो इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सी हो? इसमें 3 एक्सिस होंगी, 3 अक्ष होंगी, ये तो पता है। 3 अक्ष कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, हमेशा याद रखना 3 एक्सिस ये होती हैं, एक्स वाई और जेड। पता है ना, ये कभी कभी बाहर निकाल दो, एक्स वाई और जेड। अपने घर के कोने को देखो, सब दिख जाएगा 3 एक्सिस। एक ऊपर गई है, एक इधर गई है, और एक अंदर की तरफ आई है या उधर गई होगी, ठीक है। जैसा अभी जो कोने को आप देख रहे होंगे, 3 एक्सिस वहां पे मिलती हुई दिख रही होगी, एक्स वाई और जेड। अब जो सबसे लंबी भुजा होती है ना लंबाई के, उसे बोलते हैं अंधैर्य, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलावा 2 भुजाएं और होती है जो 90-90 डिग्री की होती हैं, इससे 90 डिग्री पे। कैसे? इससे 90 डिग्री पे एक ऊपर की तरफ होगी और एक इधर की तरफ होगी, अगर इस वाले कोने को देखें तो। समझ गए? यानी यही तो है इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्लियर? तो इन दोनों एक्सिस को बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। सब देखो, शब्दों का खेल रखना, मैं बोल क्या रहा हूं। परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यानी अनुदैर्ध्य अक्ष के लंबवत, या फिर, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस पे। इस ट्रांसवर्स को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ अक्ष। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ अक्ष, ठीक है। ये सब बचपन में पढ़े हो तो दिक्कत ना होती। तो देखो अब क्या होगा ना,
जब हम किसी भी बीम या बीम के स्ट्रक्चर के ऊपर, बीम जैसी स्ट्रक्चर के ऊपर अगर हम इसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लोड लगाएंगे, क्या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लोड लगाएंगे, कंप्रेशन नेचर का ये है ट्रांसवर्स डायरेक्शन, इधर लोड लगाएंगे, तो क्या ये बीम बेंड होना चाहेगी? ऐसे बेंड होगी नहीं, बट बेंड होना तो चाहेगी ना ऐसे। तो जब ये बीम बेंड होगी, जब ये बीम बेंड होगी, तो क्या इसमें बेंडिंग की वजह से एक स्ट्रेस डेवलप होगी? जैसे आपका हाथ है, इसको ऐसे मोड़ो, ऐसे ऐसे मोड़ोगे तो ऊपर देखोगे कि आपकी कंप्रेशन आ रहा है, ऊपर वाले जो हमारी ऊपर वाली लेयर है वो दब रही है और नीचे वाली खींच रही है, खींच रही है। तो इस वाली लेयर अगर मैं यहाँ न्यूट्रल एक्सिस बना दूं ऐसे, तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे तो टेंसाइल जोन आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा? कंप्रेसिव। लेकिन ये कंप्रेसिव आ किसकी वजह से रही है? बेंडिंग की वजह से आ रही है। तो बात समझ में आई? तो किसी भी धरन, स्लैब, अब स्लैब है, स्लैब का अपना खुद का भार, अब देखो अगर स्लैब है, आपकी स्लैब कास्ट कर दी, अब स्लैब पे कोई लोड नहीं लगा रहे, फिर भी उसका सेल्फ वेट तो है जो नीचे लग रहा है, तो बेंड होना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? तो बेंड होना चाहेगा तो उसमें क्या आएगी? बेंडिंग स्ट्रेंथ आएगी। समझ में आया? तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होती है? जब भी किसी फ्लेक्सुरल या ये बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है? जब भी किसी बीम, स्लैब या भी किसी स्ट्रक्चर पे अगर उसकी ट्रांसफर डायरेक्शन में लोडिंग करते हैं, तो उस ट्रांसफर डायरेक्शन में लोडिंग के कारण आने वाली जो स्ट्रेंथ होती है उसे क्या बोलते हैं? बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसके लिए एक इक्वेशन पढ़ी होगी सोम में, एम अपॉन आई इज इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा अपॉन वाई बराबर ई बाई आर। ठीक, वेयर एम क्या है? ठीक है, वाह 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 वाह, बेंडिंग मोमेंट, बंकन आघूर्ण। क्या है? बंकन आघूर्ण। वो जमाने चले गए आपके जब एम मतलब मास बोलते थे। ठीक है, आई क्या है? जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ एनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ एनर्शिया, ठीक है ना। और सिग्मा क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, और y क्या है? y जो है इसकी न्यूट्रल एक्सिस से, है ना, ऊपर तक की दूरी, न्यूट्रल एक्सिस से दूरी। अब न्यूट्रल एक्सिस क्या है? जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वही न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, और इसके बाद ई क्या है? ई क्या है? जल्दी से बताओ। मॉडुलस पढ़े थे, इलास्टिसिटी मॉडुलस। ठीक है, इलास्टिक मॉडुलस क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, और आर क्या है? जितना ये कर्वेचर करेगा, रेडियस। क्या है? रेडियस। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, बात समझ में आया? इसी इक्वेशन की हेल्प से ना हम लोग इसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं और इसे बोलते हैं बेंडिंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं इस इक्वेशन को? बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, तो अभी रहने दो। तो इतनी बात समझ में आई? लिखो, पहले 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 रुक जाओ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब देखो, जो आपकी बेंडिंग स्ट्रेंथ है ना, अब जो बेंडिंग स्ट्रेंथ आ रही है, मॉडुलस ऑफ रप्चर जिसे बोल रहे हो, कंक्रीट की बेंडिंग। अब देखो, कंक्रीट की जो बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं, ठीक है, अब कंक्रीट में दोनों बेंडिंग की वजह से आ रही ना, एक तो कंप्रेशन में आ रही थी, वो बेंडिंग इक्वेशन से निकाल लेंगे, और एक टेंसाइल में आएगी। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, बेंडिंग में टेंसाइल के लिए कोड ने कुछ बताया है। ठीक, कोड ने क्या बताया है? कोड ने हम लोगों को ये कहा है ना, ठीक है, कोड ने हम लोगों को क्या कहा है कि बेंडिंग स्ट्रेंथ जो आएगी उसको हम एफसीआर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एफसीआर, टेंसाइल के कारण। और ये कितनी होती है? 0.7 अंडर रूट एफ सी के। एफ सी के क्या था? ये कैरेक्टरिस्टिक, सी फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, कंक्रीट की अभिलाक्षणिक संपीड़न सामर्थ्य। बोलो बार बार ये वर्ड, नहीं तो रह जाओगे। ठीक है, तो ये चीज निकल के आती है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? अब लिखो फटाक से। जब ट्रांसफर्स लोड लगाने पर, जब ट्रांसफर्स लोड लगाने पर, जब ट्रांसफर्ड लोड लगाने पर कंक्रीट मेंबर, कंक्रीट मेंबर, कंक्रीट मेंबर, ब्रैकेट में लिखो धरन, धरन का मतलब बीम होता है, ठीक है, स्लैब, है ना, में बंकन, बेंडिंग उत्पन्न होता है, में बेंडिंग उत्पन्न होता है ना।
तो उसमें संपीड़न तथा तनन उत्पन्न होता है, तथा तनन उत्पन्न होता है ना, तनन उत्पन्न होता है। ठीक है, क्लियर। अब लिखो कंक्रीट की, मतलब अगले पैराग्राफ चेंज करके लिखना, कंक्रीट की बेंडिंग, कंक्रीट में बेंडिंग के कारण, कंक्रीट में उत्पन्न बेंडिंग के कारण टेंसाइल स्ट्रेंथ को, बेंडिंग के कारण उत्पन्न टेंसाइल स्ट्रेंथ को, टेंसाइल स्ट्रेंथ को मॉडुलस ऑफ रप्चर, मॉडुलस ऑफ रप्चर, मॉडुलस ऑफ रप्चर, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रप्चर, ठीक है, कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर कहते हैं। ठीक है, इसे एफसीआर से प्रदर्शित करते हैं। एफसीआर बोले तो एफसीआर, क्लियर, ऐसे लिखेंगे, एफसीआर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एफसीआर से प्रदर्शित करते हैं, लिखा। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला फॉर्मूला लिख लो, एफसीआर इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट एफसी के, एफसीआर इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट एफ सी के। ठीक है, लिखे। अच्छा, अब एफ सी के पता है ना क्या होता है, एफ सी आर पता है ना, नोट डाल नीचे लिखना है तो लिख लो एफ सी आर को। ठीक है, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसको क्या लिख लो, एफ सी आर को लिख लो बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्लियर। और एफ सी के को पता ही है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीमेंट, क्लियर, समझ गए। आगे देखो, ये तो था किसके कारण, जब बेंडिंग के कारण टेंसाइल उत्पन्न हो। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, बेंडिंग के कारण, ठीक है, बेंडिंग के कारण उत्पन्न होने वाले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, उत्पन्न होने वाले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ या ब्रैकेट में लिखना आनमन सामर्थ्य कहते हैं। फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ या आनमन सामर्थ्य कहते हैं, आनमन सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, आनमन सामर्थ्य कहते हैं। ठीक, उसे बेंडिंग समीकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं, बेंडिंग समीकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं, बेंडिंग समीकरण की सहायता से ज्ञात करते हैं। ठीक है, और बेंडिंग इक्वेशन है तुम्हारे सामने लिखिए, ये यहाँ ये नोट कर दो। ठीक है, जो भी लिखा है नोट कर दो, क्लियर। लिख लिया, ये नोट करो फटाफट। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ना आ रहा हो तो बता देना। ऐसा कुछ दिक्कत ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये सारे टर्म समझ के चलोगे ना तो दिक्कत कुछ नहीं होगी। अब तुम ये टर्म ही नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो फिर दिक्कत होगी ना। सीधे कूद के तुम जाना चाह रहे हो आरसीसी हमको सिखा दो, आरसीसी सिखा दो, हम इक्वेशन बताना चालू करें, फिर कहें बेटा ये देखो बेंडिंग इक्वेशन से आया है। सर बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, अजीब आदमी हो। ठीक है, सच्चा पहले सीख लो, थोड़ा टाइम ले लो। चलो डालो शियर स्ट्रेंथ, क्या डालो, शियर स्ट्रेंथ, कर्तन सामर्थ्य, शियर स्ट्रेंथ या कर्तन सामर्थ्य। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ या कर्तन सामर्थ्य। ठीक, अब देखो शियर स्ट्रेंथ क्या होती है, जब भी कोई मेंबर होगा। अब देखो, जैसे अगर हम इसी मेंबर की बात करते हैं, ठीक, इसी मेंबर की बात करते हैं और इसी से आपको थोड़ा समझा देते हैं शियर स्ट्रेंथ क्या होगा। देखो, अब सिंपल सी बात है, अब ये जो इसके ऊपर लोड आ रहा है, लोड, अगर मैं इस वाले सेक्शन को कट कर दूं, इस वाले सेक्शन को यहां से कट कर दूं, अब सेक्शन कट करना तो आता ही है, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा ना सेक्शन, ये वाला, ये चीज ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, ये जो भी पीछे से जा रही है उधर छोड़ दो, ये वाला फेस ऐसे दिखाई देगा और इसके सामने वाला फेस कुछ ऐसे दिखाई देगा, देगा कि नहीं देगा, कुछ ऐसे दिखाई देगा, इसके जस्ट सामने वाला फेस ऐसे दिखाई देगा। पीछे जो भी जा रहा है जाने तो उससे हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ये जो दिखाई दे रहा है
क्या ये वाला लोड इससे भी तो होके जाना चाहेगा, क्लियर। तो इससे होके जाना चाहेगा तो इसमें फोर्स लगेगा, क्या लग रहा है, फोर्स, और इसका एरिया है तो इसमें स्ट्रेस आएगी। तो अब देखो स्ट्रेस अगर आ रही है और अगर इसके अंदर स्ट्रेंथ ना होती, सामर्थ्य ना होती, तो ये तुरंत यहाँ से शियर ऑफ कर जाता, कट के अलग हो जाता, बट ऐसा होता है, नहीं होता है। दैट मीन्स कि इसके अंदर क्या है, कर्तन सामर्थ्य है। तो कर्तन सामर्थ्य कब जनरेट होगी, जब कर्तन लोड लगेगा। समझ में आया। तो बस सिंपल सा लिखो, जब कंक्रीट मेंबर पर शियर फोर्स कार्य करता है, कर्तन बल कार्य करता है, जब कंक्रीट मेंबर पर शियर फोर्स मतलब कर्तन बल ब्रैकेट में शियर फोर्स, जब कंक्रीट मेंबर पर कर्तन बल ब्रैकेट में शियर फोर्स कार्य करता है, शियर फोर्स कार्य करता है, कार्य करता है, तो उस मेंबर में, तो उस मेंबर में शियर स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, तो उस मेंबर में शियर स्ट्रेंथ डेवलप होती है, ठीक है। उस मेंबर में शियर स्ट्रेंथ डेवलप होती है, शियर स्ट्रेंथ डेवलप होती है, लिख लिया, ठीक है। शियर, ठीक है, शियर स्ट्रेस डेवलप होने के साथ साथ, अब लिखो, शियर स्ट्रेस डेवलप होने के साथ साथ, होने के साथ साथ अवयव में, अवयव में डायगोनल टेंशन, ये क्या बला होती है बताएंगे। अवयव में डायगोनल टेंशन, डायगोनल, ठीक है, डायगोनल टेंशन, ठीक है, एंड डायगोनल कंप्रेशन, एंड डायगोनल कंप्रेशन उत्पन्न होती है। डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन बोथ चीजें, दोनों चीजें क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। लिखा। अब इस पे एक नोट पॉइंट में लिख लो, कंक्रीट की कर्तन सामर्थ्य, कंक्रीट की कर्तन सामर्थ्य, शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ की 10 से 12% होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ की 10 to 12% होती है, ये अनुमान है, ठीक है, 10 to 12% होती है। बात समझ में आएगी नहीं। नोट में नोट डाल के एक पॉइंट लिखो, कंक्रीट कर्तन सामर्थ्य, कंक्रीट की जो कर्तन सामर्थ्य होती है ना, वो परसेंटेज ऑफ स्टील तथा कंक्रीट ग्रेड पर निर्भर करती है। कंक्रीट की जो कर्तन सामर्थ्य होती है ना, वो परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील एंड कंक्रीट ग्रेड, एंड कंक्रीट ग्रेड दोनों पर निर्भर करती है। दोनों पर क्या करती है, निर्भर करती है। इसका क्या भला है, इसका भला ये है, इसका मतलब इतना सा है कि कंक्रीट में ना, इसका मतलब सिंपल सा है कि जो आपका मेंबर है उसमें कितनी टेंसाइल, कितना स्टील पड़ा है, स्टील बोले तो सरिया, कितना परसेंटेज में स्टील पड़ा है और कौन से ग्रेड की कंक्रीट यूज की गई है। इन दोनों बातों पे कौन निर्भर करती है, कर्तन सामर्थ्य। जितनी ज्यादा अच्छी ग्रेड की, ठीक है, यूज करोगे कंक्रीट, उतनी ही ज्यादा क्या आएगी, इस कर्तन सामर्थ्य ज्यादा आएगी, ठीक है। टाउसी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, टाउसी मैक्स, ठीक है, टाउसी मैक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। बोले तो शियर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट बोलते हैं नॉमिनल, ठीक है। वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 0.63 अंडर रूट एफ सी के, ठीक है, ऐसे निकाली जाती है, क्लियर। तो वो अभी आगे जब कोड में आएगा ना तब बता देंगे, अभी लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्लियर। अब देखो, अब अगर हम आगे की बात करते हैं, अगली डालो बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या डालो, बंध सामर्थ्य। बंध सामर्थ्य क्या होती है, तो देखो, ठीक है, इसको भी समझ लो फटाक से। बंध सामर्थ्य का मतलब देखो, अगर हम सरिया ना, मान लो हमने ये सरिया डाली, क्या डाली इसमें, इस तरह की ये सरिया डाली या स्टील डाली, तो स्टील कंक्रीट को पकड़ के रखे, स्लिप ना करे। स्लिप मतलब अब जैसे लोड लगाया और ये बेंड होना चाहे, और अगर इसमें स्लिपिंग होगी सरिया अलग हो जाएगी, कोई मतलब ही नहीं बना, है ना भाई। सरिया पकड़नी भी तो चाहिए। जैसे आप देखो कंक्रीट का बॉन्ड बना दो, ठीक है, मतलब आपने देखा होगा जो कंक्रीट सूख जाती है जब तोड़ते हो, क्या सरिया आसानी से अलग हो जाती है, कितनी तेजी से पकड़ लेता है। तो जो पकड़ने की शक्ति है ना सरिया को, वही क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। समझ गए। तो सिंपल सा लिखो, जब कंक्रीट में प्रबलन छड़ें डाली जाती हैं, ठीक है, शुद्ध भाषा में लिखो, ठीक है, समझने वाले समझ ही गए। कंक्रीट में प्रबलन छड़ें डाली जाती हैं, तब भार पड़ने पर, तब भार पड़ने पर, तब भार पड़ने पर उसे सरकने से रोकने के लिए, उसे सरकने से रोकने के लिए, उसे सरकने से रोकने के लिए कंक्रीट में
जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसको स्लिप करने से रोकने के लिए जो प्रतिबल उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे कंक्रीट का बॉन्ड स्ट्रेंथ कहा जाता है, उसे कंक्रीट का बॉन्ड स्ट्रेंथ कहा जाता है। समझ गए? ठीक, एक लाइन में लिख लो, अगली लाइन में बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, बॉन्ड स्ट्रेंथ लिख लो, बॉन्ड स्ट्रेंथ कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य के, कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य का लगभग 1/10% होती है। कितना? 1/10% होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य का लगभग 1/10% होती है। ठीक है, लिख लिया? मतलब अब हम लोगों ने क्या जान लिया? कंक्रीट की सामर्थ्य, सामर्थ्य बोले तो स्ट्रेंथ, क्या जाने हैं? स्ट्रेंथ। ठीक है, इतने टाइप की होती है, ये चीजें होती हैं। अब जानेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, कितने प्रकार की लोड लगाने पे स्ट्रेस जनरेट हो सकती है। समझ गए? अगर वो सारी स्ट्रेस जो जनरेट होती हैं उन्हें ये सपोर्ट करता है तो हम यही मेंबर डिजाइन करेंगे ना, हम यही मेंबर लगा लेंगे। भाई हम अपने घर पे हम कहीं भी कोई नियुक्ति देखते हैं कैसे, हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है अगर वो कोई फुलफिल कर रहा है तो हम उसे रखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो ये तो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब देखते हैं कि लोड लगाएंगे तो कौन कौन सी स्ट्रेस जनरेट होती है। अगर उन स्ट्रेस को ये फुलफिल करेगा तो यही मेंबर बन जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ भी इनहेंस करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कुछ ना कुछ इनहेंस करेंगे, चीजें बदलेंगे, देखेंगे। ठीक है, क्लियर? तो हेडिंग डालो टाइप ऑफ स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस, कितने प्रकार की स्ट्रेस होती हैं। ठीक है, हो। देखो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होती है? तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में ना अब अलग अलग तरीके की होती है। मैं पहले एक बार लिखवा देता हूँ, फिर आप नोट कर लेना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या? लोड के लक्षण के आधार पे, लोड कौन सा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे कितनी तरह की होती है? CH, ठीक है, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे पहली जो होती है इसमें वो होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस ना कि स्ट्रेंथ। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक, क्लियर? और इसके बाद शियर स्ट्रेस, क्या हो जाती है? शियर स्ट्रेस। ठीक, शियर स्ट्रेस। अब भैया इनका नाम तो सुन ही गए होगे हिंदी में, तनन प्रतिबल। ठीक, जब प्रतिबल कहेंगे तो स्ट्रेस बोलेंगे, और जब सामर्थ्य कहेंगे तो स्ट्रेंथ की बात करेंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे शब्द हैं, ये सब बताता कोई नहीं है। ठीक है, संपीड़न प्रतिबल। ठीक है, इसके बाद कर्तन प्रतिबल। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ये तो हो गया लोड कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे। अकॉर्डिंग टू द लोड इंटेंसिटी, लोड की तीव्रता के आधार पे, मतलब लोड कितनी तीव्रता से आ रहा है। ठीक है, जैसे कुछ लोड धीरे धीरे लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे बढ़ा जाते हैं, कुछ बड़ा सडन लोड। ठीक है, तो उसके आधार पे अकॉर्डिंग टू लोड इंटेंसिटी, अकॉर्डिंग टू लोड इंटेंसिटी। तो लोड इंटेंसिटी के आधार पे ना, लोड इंटेंसिटी के आधार पे पहला आता है अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या आता है? अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस। दूसरा क्या आता है? डिजाइन स्ट्रेस। क्या आता है? डिजाइन स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस। ठीक है, डिजाइन स्ट्रेस या फिर सेफ स्ट्रेस। क्या आता है? सेफ स्ट्रेस। क्लियर? सेफ स्ट्रेस। इसके बाद या परमेसिबल स्ट्रेस। ठीक है, इसी और एक स्ट्रेस क्या होती है? परमेसिबल स्ट्रेस। परमेसिबल मतलब कि इतनी स्ट्रेस तक तो आएगा, ठीक है, उससे ज्यादा आई तो काम गड़बड़ है।
ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस। इसके बाद एक आता है वर्किंग स्ट्रेस। क्या आता है? वर्किंग स्ट्रेस। इतनी बात समझ में आ गई क्या? तीनों की तीनों बातें, ठीक है। देन क्या, एक फिर आएगा एक्चुअल स्ट्रेस। क्या आ जाएगा? एक्चुअल स्ट्रेस। एक्चुअल स्ट्रेस का मतलब वास्तविक स्ट्रेस, ठीक है, वास्तविक स्ट्रेस। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओके, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो, एक्चुअल स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस। तो एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक स्ट्रेस। क्या होता है? वास्तविक स्ट्रेस। अब देखो, अब फटाफट इन स्ट्रेस के बारे में समझो, ठीक है, और इनके बारे में लिखो। अब ये तीन स्ट्रेस के बारे में मैं नहीं लिखा रहा, तीनों के बारे में आपको बचपन से पता है। टेंसाइल मतलब जब किसी बॉडी पे खिंचाव वाला फोर्स लगाएंगे तो जो स्ट्रेस आएगी टेंसाइल स्ट्रेस। जब किसी बॉडी में कंप्रेशन लगाएंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। शियर मैंने बता दिया, ऊपर से लोड आएगा तो प्रतिबल जनरेट होगा। अब बात आती है अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, और ये सारी स्ट्रेस बता दीजिए। तो हेडिंग डालिए, लिखिए अल्टीमेट स्ट्रेस। अब फटाफट लिखते चलिए, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला नहीं है, जहां होगा वहां मैं जरूर समझाऊंगा। ठीक, लिखो। किसी खंड के फेल होने के समय, किसी खंड के फेल होने के समय, फेल होने के समय खंड में उत्पन्न होने वाले स्ट्रेस को, खंड में उत्पन्न होने वाले स्ट्रेस को, खंड में उत्पन्न होने वाले स्ट्रेस को अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। क्लियर? किसी खंड के फेल होने के समय खंड में उत्पन्न होने वाले स्ट्रेस को अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? इसे दूसरे नाम से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस भी कहते हैं। इसे दूसरे नाम से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कह लो, इसे दूसरे नाम से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। क्लियर? मतलब एफसी के अल्टीमेट का मतलब इससे ज्यादा तो नहीं, अंतिम है, इसके बाद लगी तो गया। और वही तो हुई, कंप्रेसिव टेस्ट कर रहे थे, कब तक करते थे? जब तक टूट ना जाए। तो टूटने वाला तो अल्टीमेट हुआ। हाँ, तो टूटने वाला तो अल्टीमेट हुआ। क्लियर? अगला हेडिंग डालो, जो दूसरी वाली थी, डिजाइन स्ट्रेस, सेफ स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, सब एक ही नाम है, ठीक है। तो कुछ भी डाल लो, ऊपर तो लिख ही चुके हो। अब लिखो, देखो, अब पहली बात तो ये समझो ना कि जैसे हमने कहा एफसीके, तो अब किसी भी अपने स्ट्रक्चर को एफसीके पे ही डिजाइन नहीं कर देंगे। अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकाल ली, इतनी है, इसके बाद लगेगा तो टूट जाएगा, तो हम कहेंगे भैया भैया इसको थोड़े से कम पे डिजाइन करो, मतलब ऐसा डिजाइन करो कि इससे स्ट्रेस कम ही आए, है ना, इसमें डेवलप कम ही डेवलप हो ताकि टूटे ना, सेफ रहे। तो उसी को क्या बोलते हैं? डिजाइन स्ट्रेस। मतलब जिस पे हम काम करते हैं, समझ गए? तो प्रैक्टिकली संरचना अवयव में कभी भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक भारित नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि आधा अवयव को सेव करने के लिए परमिसिबल स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेस निकाला जाता है। ठीक, और परमिसिबल स्ट्रेस होती कितनी है? परमिसिबल स्ट्रेस जो होती है वो अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या? कि आप कितने गुना तक भार देना चाहते हैं। जैसे मान के चलो कि आपकी सामर्थ्य आ रही है 150, कितनी आ रही है? 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और आप चाहते हो सेफ रहे। आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी ले ली? मान लो आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 ले ली। अबे 140, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 ले ली। दो लेने का क्या मतलब है? देखो इधर सुनो, पहली बात ये सुनो, परमेसिबल, है ना, परमेसिबल, क्लियर, सिबल स्ट्रेस, ठीक, या इसी का दूसरा नाम है डिजाइन स्ट्रेस। डिजाइन स्ट्रेस इसको क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? ये अल्टीमेट स्ट्रेस, जो भी अल्टीमेट आएगी ना, अल्टीमेट स्ट्रेस आएगी, उसमें क्या कर दो? अल्टीमेट स्ट्रेस को फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दो। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दो। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? कि कितने गुना हम लेना चाहते हैं। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब अगर मान लो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लिया, ये अपने द्वारा माना हुआ एक रेशियो है। तो अगर मैंने अभी तुमसे बात की ना कि अगर अल्टीमेट स्ट्रेस 150 आ रही थी, 1.5 लिए, तो इसको भाग करोगे तो 100 आ जाएगा, 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो ये 1.5 क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मतलब आप चाहते हो कि बस इतने गुना था कि हमारा काम चले। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो वही डिपेंड करता है। ठीक है, अब 140 नहीं लोगे, 140 भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे अल्टीमेट वो तुमने जो डिजाइन किया था ना,
वो लैब में किया था, तुम्हारी सारी फेवरेबल कंडीशंस थी, सब कुछ मिला था, लेकिन जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो सारी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेंगी, थोड़ा कम और कम, थोड़ा और कम, ये सारी बातों को ध्यान में रखो ना। लैब में तो तुमने क्यूब बनाए थे, साफ जगह से क्यूब बनाए थे, साफ पानी यूज किया था, 28 दिन तक बढ़िया डुबो के पानी में तराई की थी, ठीक है। वो 120 130 अपने मन से नहीं लेंगे हम, हमारे ये सारी रिसर्च, अब देखो ये कुछ भी, हाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी फिक्स करेंगे ना, ये हम नहीं फिक्स कर रहे हैं, IS कोड 456/2000 फिक्स करके दे रहा है, हमने क्या कहा था, हम कुछ नहीं करेंगे, IS कोड 456/2000 करेगा, ठीक है, क्लियर। तो अब लिखो इसमें फटाक से, लिखो हेडिंग, लिखो हेडिंग डालो और लिखो डिजाइन स्टाइल डालनी थी, लिखो प्रैक्टिकली संरचना में, प्रैक्टिकली संरचना में, संरचना में अवयव को कभी भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक भारित नहीं किया जाता है। प्रैक्टिकली संरचना में अवयव को कभी भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक भारित नहीं किया जाता है, स्ट्रेंथ तक भारित नहीं किया जाता है, ठीक है। अतः अवयव को सेव करने के लिए, अतः अवयव को सेव करने के लिए परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है, या ब्रैकेट में लिखो डिजाइन स्ट्रेस निकाला जाता है, परमिसिबल स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेस निकाला जाता है, क्लियर। ये चिपका दो, लिख लिए। अब डालो एक्चुअल स्ट्रेस या वास्तविक प्रतिबल, डाले, लिखो किसी भी समय, किसी भी समय पढ़ने वाले भार के कारण, किसी भी समय पढ़ने वाले भार के कारण, पढ़ने वाले भार के कारण उत्पन्न प्रतिबल को, उत्पन्न प्रतिबल को, उत्पन्न प्रतिबल को वास्तविक प्रतिबल कहते हैं, उत्पन्न प्रतिबल को वास्तविक प्रतिबल कहते हैं, लिखे, वास्तविक प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यह भार के तीव्रता के अनुसार चेंज होता है, भार की इंटेंसिटी जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, क्लियर, ओके। ये सब बातें हो गई। यहाँ तुम्हारा कंक्रीट का जो एक सेक्शन था ना, जो हम लोग कंक्रीट पढ़ रहे थे, वो खत्म। अब नेक्स्ट पेज से डालो RCC, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, बड़ा बड़ा हेडिंग डालो। अब हम इसमें स्टील की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, स्टील की। हमने कहा था ना RCC दो पार्ट से मिलकर बनी है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट प्लस स्टील। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट की जो कहानी थी वो सारी हो गई है ना, इसकी स्ट्रेंथ की बात कर ली, स्ट्रेस की बात कर ली, ग्रेड की बात कर ली। अब हम ये बात करेंगे स्टील की। अब प्लेन सीमेंट का कोई हमको नहीं पढ़ना, अब स्टील पढ़ना है कि कौन कौन सी टाइप की स्टील होती है, स्टील की स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक। जब ये पढ़ लेंगे तब फिर दोनों को मिला करके शुरू करेंगे अपना मेन RCC, कि दोनों को कंबाइंड रूप से कैसे कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, समझ में आया। तो अभी हेडिंग डालो RCC, ठीक है, डालो RCC और लिखना शुरू करो। पहले लिखो फिर समझाते हैं, ठीक है। लिखने के बाद टाइप ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट ही बताना है, बाकी चीज तो ठीक ही है, ठीक है। फटाफट लिखो तो फिर समझाते हैं, फटाफट लिखे। RCC हेडिंग डाले अगले पेज पे और लिखो प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट संपीड़न में काफी मजबूत होती है, ठीक है, संपीड़न में काफी मजबूत होती है, काफी मजबूत होती है, और टेंशन में बहुत कमजोर होती है, और टेंशन में बहुत कमजोर होती है, टेंशन में बहुत कमजोर होती है, ठीक। अतः जब प्लेन सीमेंट को तनन में, अतः जब प्लेन सीमेंट को तनन में
और मजबूत बनाने के लिए स्टील बार डाल दिया जाता है, और मजबूत बनाने के लिए स्टील बार डाल दिया जाता है, स्टील बार डाल दिया जाता है, स्टील बार डाल दिया जाता है, तब इस प्रकार की कंक्रीट को रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। इस प्रकार बनी कंक्रीट को रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। देखो अब अगर आपको कहीं रेनफोर्स लिखना हो ना तो आप ऐसे लिख के काम चला सकते हो, रेनफोर्स फिर सीमेंट कंक्रीट। समझ में आया? क्लियर? देखो इतनी बात समझ में आ गई। क्या मैंने बताया? देखो भाई अभी आपने यहाँ पढ़ा था कि जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है ना वो कंप्रेशन में बहुत अच्छी होती है बट टेंशन में बहुत घटिया होती है। तो जो अभी आपको मैंने बीम का एग्जांपल दिया था, आपने उसको ऐसे मोड़ा, कंप्रेशन में तो ठीक है, नीचे से क्या होगी? झरना शुरू हो जाएगी, बेकार होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि टेंशन में वो कमजोर है। तो टेंशन में मजबूत बनाने के लिए क्या करें? मजबूत बनाने के लिए स्टील डाल दिए। तो अब देखो प्लेन सीमेंट कंक्रीट थी और रेनफोर्समेंट डाल दिया, तो इस पूरी कंक्रीट का नाम क्या हो गया? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, अब हमने प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बारे में ग्रेड फलाना ढमाका सब पढ़ लिया, लेकिन अभी हमने क्या इसके बारे में कुछ पढ़ा है? नहीं। तो अब हेडिंग डालो टाइप ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। कितने प्रकार के स्टील रेनफोर्समेंट होते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, स्टील रेनफोर्समेंट। ठीक है, आज स्टील रेनफोर्समेंट हो जाएगा और कल हम लोग देख पाएंगे क्या? डिजाइन फिलॉसफी। ठीक है, टाइप ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। ठीक है, क्लियर? अब देखो ये क्या क्या हो, कौन कौन से टाइप के स्टील रेनफोर्समेंट मार्केट में उपलब्ध होते हैं। तो पहला आता है माइल्ड स्टील। क्या आता है? माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील को बोलते हैं Fe 250। क्या बोलते हैं? Fe 250। 250 क्या है? Fe क्या है? जैसे वहां ग्रेड की बात कर रहे थे, Fe का मतलब स्टील, 250 का मतलब 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसकी ईल्ड स्ट्रेंथ है। क्या है? ईल्ड स्ट्रेंथ। अब कहोगे ईल्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? ठीक है, फिर से वहीं आओ, कहाँ? सोम। सोम में ना हम लोगों ने माइल्ड स्टील के ऊपर एक टेस्ट किया था। ठीक, उसकी स्ट्रेस और स्ट्रेंथ के ऊपर, स्ट्रेन के ऊपर, क्या? स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर एक वैज्ञानिक थे, है ना, यंग। ठीक है, उन्होंने टेस्ट किया था और टेस्ट करने के बाद हमने क्या देखा था कि जैसे देखो ना, जैसे मानो ये क्या है? माइल्ड स्टील है। क्या है? माइल्ड स्टील। अब ये माइल्ड स्टील क्या होता है? भाई स्टील बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? स्टील क्या होते हैं? कई टाइप के होते हैं। जैसे माइल्ड स्टील ने रॉट आयरन ने कॉस्ट आयरन ने रॉट आयरन से कहा कि स्टील का कार्बन या हाई मीडियम लो क्यों हो रहा है। तो अलग अलग टाइप के स्टील है ये। ठीक है, माइल्ड स्टील है, कॉस्ट आयरन है, हाई कार्बन स्टील है, लो कार्बन स्टील है, बहुत सारे स्टील है। ठीक है, तो उसमें हमने माइल्ड स्टील को पकड़ा था। माइल्ड स्टील को पकड़ के उसका टेस्ट किया तो हमने टेस्ट कैसे किया? इसके ऊपर ना लोड लगा करके, टेंसाइल फोर्स लगा करके देखा। टेंसाइल फोर्स मतलब इसको रख के जैक में टेंशन फोर्स लगाया। टेंशन फोर्स लगाया तो हमने क्या देखा कि इधर हमने स्ट्रेन लिया। स्ट्रेन तो जानते हो ना क्या होता है? ओ भाई साहब, विकृति। विकृति, अच्छा हाँ, नहीं विकृति पढ़ाया है, समझ में आया? क्या विकृति? उसके किसी भी भुजा में चेंज, है ना, किसी भी साइड में चेंज, उसकी साइड लेंथ के अकॉर्डिंग, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ऐसा करके कभी कुछ जिंदगी में पढ़ाया है? हाँ पढ़ाया है। ठीक है, तो स्ट्रेन, कितनी स्ट्रेन आई कितनी स्ट्रेस आई, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बना। ग्राफ क्या बना? कुछ ऐसा ग्राफ बना। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनने का क्या मतलब हुआ? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये वाली जो स्ट्रेस आई, ठीक है, वो हमारी एफ, ठीक है, एफ वाई बोला इसको। तो देखो यहां से यहां तक स्ट्रेन ज्यादा आ रही है, तो ये जो यील्डिंग हो रही है, क्या हो रही है? यील्डिंग। इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस होती है ना उसे क्या बोलते हैं? यील्ड स्ट्रेस। इसके बाद यहाँ आएगा अल्टीमेट स्ट्रेस, यहाँ आएगा रप्चर स्ट्रेस। ठीक है, अब वो सब क्या आएगा? वो जो माइल्ड स्टील ग्राफ पढ़ाएंगे तब बताएंगे। समझ गए? अब पहले से जिंदगी में गड्ढा किए हो तो हम क्या करेंगे? ठीक है ना, कहाँ तक गड्ढा किया? ठीक है, इधर देखो,
इतनी बात समझ में आया। पहला तो हो गया माइल्ड स्टील, इसके लिए जो कोड होता है ना वो IS 432 होता है। क्या होता है? IS 432, इंडियन स्टैंडर्ड 432 कोड का नाम है, जो कि केवल इस स्टील के बारे में बात करता है। ठीक है, दूसरा क्या है? मीडियम टेंसाइल स्टील। क्या है? मीडियम टेंसाइल स्टील। मीडियम टेंसाइल स्टील। मीडियम टेंसाइल स्टील क्या है? ये Fe 350 के बारे में बात करता है, ठीक, जो कि अब यूज में नहीं होती है, पहले यूज में होती थी। इसके लिए भी IS कोड जो है ना IS 432 है। क्या है? IS 432। फिर तीसरा वाला क्या है? हाई यील्ड डिफॉर्मेबल बार। ठीक है, हाई यील्ड डिफॉर्मेबल HYSD स्टील। ठीक है, HYSD स्टील। सी को क्या बोलते हैं? HYSD स्टील। अब HYSD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोलते हैं हाई यील्ड। ठीक है, अच्छा यील्ड का मतलब पता है? फैलने की क्षमता। ठीक है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेबल बार। स्ट्रेंथ डिफॉर्मेबल। ठीक है, डिफॉर्मेबल। क्लियर? इसके लिए जो IS कोड होता है वो कौन सा होता है? IS 456। ठीक है, IS, ठीक है, IS 1786, ये याद रखना। IS 1786 86 बात करता है। जो देखो इसमें क्या बताया, इसमें ग्रेड Fe 250, इसमें ग्रेड Fe 350, इसमें कौन कौन से ग्रेड होंगे? तो इसमें Fe जो होगा Fe 415 और Fe 500। क्या? Fe 415 और Fe 500, ये दो ग्रेड होते हैं। बात समझ में आया? इसके बाद डी वाला क्या है? TMT बार। क्या है? TMT बार। TMT बार क्या होता है? TMT का मतलब होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। क्या होता है? थर्मो थर्मो ठीक है, स्पेलिंग ही गलत हो गई। थर्मो मैकेनिकली, ठीक है, मैकेनिकली ट्रीटेड। ठीक है, देख लो, समझ में आया? क्लियर? इसके लिए कोई ग्रेड व्रेड के मतलब इसके लिए, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? अब ध्यान दो, जो तुम्हारी माइल्ड स्टील बार होती है ना वो बिल्कुल प्लेन बार होती है। कैसी होती है? प्लेन, एकदम चिकनी चिकनी। ठीक है, कहीं कभी देखी होगी चिकनी वाली सरिया, वो प्लेन होती है। और जो तुम्हारी HYSD बार होती है ना वो तुमने जो आजकल घरों में यूज होती है, इसमें ऐसे ऐसे रिंग बने होते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? HYSD बार। आप कभी भी बार को उठा के देखना सरिया को, उस पर उसका ग्रेड लिखा होगा। जब सरिया को उठाओगे ना तो ऐसे छूते हुए जाओगे तो कहीं खुरदुरा खुरदुरा लिखा होता है, तो उस पर लिखा होगा HYSD बार Fe 500। ठीक है, Fe 415। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? और उसका डायमीटर भी लिखा होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये वाले पॉइंट सारे नोट करो फटाक से। क्या? TMT वाला हम लोग यूज नहीं करते, बहुत रेयर केस में यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत हाई स्ट्रक्चर्स में यूज होता है, इसको थर्मली बनाया जाता है, थर्मल मैकेनिकल ट्रीटेड होती है। ठीक है, लिखो फटाफट ये वाली टेबल उतारो जो भी बनाई है मैंने। इसके बाद इसके कुछ नोट पॉइंट लिखवाते हैं फटाफट, है ना, और फिर इस चीज को विराम देते हैं। फिर कल से डिजाइन फिलॉसफी पढ़ेंगे और कल डिजाइन फिलॉसफी खत्म कर देंगे। डिजाइन फिलॉसफी खत्म करने के बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिमिट स्टेट मेथड स्टार्ट करेंगे। क्या होता है लिमिट स्टेट मेथड, उसकी प्रॉब्लम, फिर चालू हो जाएगा सिंगली डबली सब, धीरे 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 धीरे। ठीक है, कब खत्म होगा डिपेंड करता है। ठीक है, कितनी जल्दी आप पढ़ लेते हो। धीरे धीरे हो, खत्म की बात मत सोचो, ये चीजों सीख पाएंगे कि नहीं, चीजें सीखना जरूरी है। खत्म तो हो ही जाएगा यार, खत्म क्या, खत्म अभी चालू करें, खत्म करने को हमें क्या है, अभी चालू करें और कल सुबह तक क्लास में खत्म हो जाएगा। बताना ही तो है बस फटाफट। फिर ये थोड़ी देखा जाएगा कि सामने वाले को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो फ्रेशर है, पहली बार पढ़ रहा है कि 10वीं बार पढ़ रहा है। ठीक है, चिंता मत करो, अभी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, है ना, और भी यूट्यूब के और भी जो लेक्चरर ने लिए वीडियोस, वो सारे वीडियोस आप लोगों को आपके कोर्स में प्रोवाइड करेंगे। और टास्क देंगे उसे खत्म करो एक दिन में, कम से कम 6 घंटे के होंगे, आराम से एक दिन में खत्म करो, सब समझ में आएगा धुआंधार तरीके से। हो गया? अब देखो नोट पॉइंट डालो, पहला पॉइंट लिखो, माइल्ड स्टील की डक्टिलिटी। ठीक है, माइल्ड स्टील की डक्टिलिटी
HYSD बार से अधिक होती है। माइल्ड स्टील की डक्टिलिटी HYSD बार से अधिक होती है। क्लियर? समझे? नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिखो। HYSD बार की स्ट्रेंथ HYSD बार की स्ट्रेंथ माइल्ड स्टील की तुलना में काफी अधिक होती है। माइल्ड स्टील की तुलना में काफी अधिक होती है। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट देखो, HYSD बार को टॉर स्टील के नाम से भी जाना जाता है। जो HYSD बार है ना आपकी, इसको टॉर स्टील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर स्टील के नाम से जाना जाता है। ठीक है? टॉर स्टील के नाम से जाना जाता है। देखो, जो Fe 415 होता है ना, Fe 415, इसको हम लोग बोलते हैं टॉर 40। क्या बोलते हैं? टॉर 40। समझ में आया? और जो Fe 500 होता है, Fe 500, इसको बोलते हैं टॉर 50। समझ गए? क्लियर? टॉर 50, ये बात नोट कर लो। कभी कभी क्वेश्चन में वो टॉर 40 लिख के देता है तो बच्चे कहते हैं ये कहाँ करेगा इसका, हमको तो Fe दिया ही नहीं तो हम कैसे निकालें। ठीक है? समझ गए? क्लियर? एक पॉइंट और लिखो। Fe 250 की मिनिमम डाया, कम से कम डाया 6 mm। ठीक है? 6 mm। और HYSD बार की मिनिमम डाया 8 mm होती है। HYSD बार की मिनिमम डाया 8 mm होती है। समझ में आया कि नहीं? मिनिमम, कम से कम, शुरुआत जहां से होती है ना? कम से कम 6 mm की सरिया बनती है और फिर 8 mm की। क्लियर? HYSD बार वाली। अब देखो, मार्केट में जो एक सरिया होती है ना, उसकी लेंथ 13 मीटर होती है। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, सरिया की लेंथ 13 मीटर होती है। ठीक? अब निम्न प्रकार की डाया, कितने कितने प्रकार के ना डाया के सरिया बनते हैं। निम्न डाया के सरिया, ये याद रखना बेटा। ठीक है? क्योंकि जब आप सरिया एज्यूम करते हो, कुछ भी डाया का नहीं कर सकते हो। ठीक है? कौन कौन? 6 mm, 8 mm है। हाँ, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm। ठीक है? 14 mm, 16 mm, 18 mm। ठीक है? 20 mm, 22 mm, 25 mm। ये सब mm में है। ठीक है? ये सभी किसमें है? mm में। ठीक? कोई ये नहीं कहेगा यूनिट है लिखना है। ठीक है? 28 mm। ठीक है? 28 mm, फिर 30 mm, फिर 36 mm। ठीक है? और इसके बाद 40, 45, 50। 40, 45 और 50। हाँ, 50 mm तक ये कॉलम में यूज होती है। जो तुमने पुल देखते हो ना, ब्रिज बनते हुए, उसमें मोटी मोटी सरिया देखते हो, 50 mm की। ठीक है? क्लियर? 50 mm मतलब कितना? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इतना ही तो होता है। ठीक है? इतनी मोटी मोटी सरिया होती है। इससे ऊपर सरिया देखे नहीं होगी, ये हैवी हैवी सरिया आ गई हो, है ना? क्लियर? तो ये नोट कर लो। कर लिया? ठीक है? अब देखो, अभी मैंने आपको एक तरफ स्टील ग्रेड लिख लो और एक तरफ उनकी वो लिख लो, स्टील ग्रेड, और एक तरफ उनकी क्या लिख लो? यील्ड स्ट्रेस लिख लो। यील्ड स्ट्रेस। ठीक? स्टील ग्रेड क्या क्या है? तो जैसे Fe 250, क्या है? Fe 250। Fe 250 का मतलब क्या है? 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर? दूसरी चीज क्या है? Fe 415। Fe 415। ठीक? ये क्या है? 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। Fe 500। Fe 500। 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? ठीक है? तो यहां तक की बात हम लोगों ने स्टील की टाइप की बात कर ली है। अब बचा है डिजाइन फिलोसफी। ठीक? 3 प्रकार की होती हैं, अल्टीमेट लोड मेथड, LSM और WSM, लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तीनों मेथड के बारे में पढ़ लेंगे, तीनों के जंक्शंस के बारे में पढ़ लेंगे। एक चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक की फुर्सत हो जाएगी। फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे लिमिट स्टेट मेथड, पूरा एजम्पशन, पूरी थ्योरी बातें पढ़ाएंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं फिर, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी लोग ठीक है कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ओके, क्लियर, सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।